हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो टीआरई 4 के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ये पता है कि हिंदी की, खास करके मैं बात करूँगी हिंदी की। तो हिंदी में क्या है कि आपको पता है कि 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मजबूत करने से टीआरई 4 में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा, जैसा टीआरई 1 में था, उसके बाद टीआरई 2 में और ज़्यादा, टीआरई 4 में, टीआरई 3 में और ज़्यादा था, और टीआरई 4 में तो नए बच्चे और आ गए। क्योंकि ये स्टेट हो चुका है, उनको भी मौका उसमें मिलेगा, तो नए कैंडिडेट और उसमें आ गए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर तैयारी की ज़रूरत है। जिन लोगों का टीआरई 3 में रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उनका तो मतलब तैयार है, उनका सब्जेक्ट तैयार है पूरी तरीके से, उनको तो बस और बस रिवीजन करना है। और जो लोग टीआरई 3 में असफल हो गए हैं, उनको और ज़्यादा कहाँ पे आपकी कमी रह गई थी, कौन सी चीज़ें आपकी कमज़ोर रह गई थी, उस पर ध्यान देना है। और वो चीज़ें आपको सबसे पहले तैयार करना है। जहाँ से आपके क्वेश्चन छूट गए थे, या जो क्वेश्चन आपके जिस भी पार्ट से गलत हुए थे, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी की आपकी तैयार है, लेकिन रिवीजन का भी जो एक शेड्यूल आप बनाएंगे, तो हिंदी को भी 2 से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। या जो लोग नए नए तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की, और उनके लिए भी यही कहूँगी कि जो है हिंदी को आप 3 भाग में बांट ले। एक काल विभाजन वाला, और एक जो है जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास एक हुआ एक पार्ट, और एक गद्य विधाएं, और एक व्याकरण। इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए और तब पढ़िए। क्योंकि उससे ये होगा कि हिंदी का जो एक भाग है वो कोई इधर उधर नहीं हो पाएगा। मतलब ये नहीं कि आप गद्य विधाएं पढ़ रहे हैं तो आपका इतिहास छूट रहा है, या आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपकी गद्य विधाएं छूट रही हैं, या फिर आप इनको भी कवर करके ले चल रहे हैं तो आपका व्याकरण छूट रहा है। इन तीनों चीज़ों को आपको बराबर बराबर डिवाइड कर लेना है कि नहीं, मुझे तीनों को रोज रोज पढ़ना है। चाहे वो व्याकरण हो, चाहे गद्य विधाएं हो, चाहे इतिहास हो हिंदी का, उसको तीनों को आपको रोज पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि एक को पढ़े, तो एक को जैसे पढ़ेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरे को पढ़ेंगे तो जब आप इन तीनों को एक तरीके से अपने जो डेली का रूटीन है उसमें शामिल कर लेंगे, तो हिंदी की तैयारी इस तरीके से हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो हिंदी की तैयारी के से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा है। अगर आप मान लेते हैं कि 80 में आप 76, 77, 78 तक भी नंबर ला सकते हैं, और 80 भी ला मानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन 80 तो बहुत ही कम ही लोगों के आते हैं। मान लेते हैं कि आप 78 और 79 तक नंबर उसमें अगर ला भी रहे हैं, अच्छी बात है। 80 नंबर तो बहुत ही कम लोगों के आते हैं। मुझे नहीं लगता कि 80 नंबर, 80 में 80 नंबर आते होंगे। तो बहुत ही कम, कुछ 2 4 6 लोग ऐसे होंगे जिनके 80 में 80 नंबर आए होंगे। तो आप 80 में मान कर ये चलिए कि 75 प्लस मान करके चलिए, इस तरीके से आप तैयारी करिए। अगर आपके हिंदी में जो आपका सब्जेक्ट मेन है, उसमें अगर 80 में 75 नंबर आ गए, तो सिर्फ उससे भी काम चलने वाला नहीं है। अगर आपका जीएस कमज़ोर है, मान लेते हैं कि 75 नंबर आप हिंदी में ले आए, हिंदी आपकी बेहतर है, 80 में 75 नंबर ले आए, लेकिन अगर जीएस में वही 10-11 पे अटक गए, तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि टीआरई 4 की जो कट ऑफ है, उसकी संभावना तो आप यही लगाइए कि जैसा टीआरई 2 और टीआरई 3 में गई, उससे तो ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि नए कैंडिडेट आ गए हैं। और जो लोग असफल हुए टीआरई 3 में, उनको भी वो क्या करेंगे, वो तो अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। क्योंकि उनकी तैयारी थी 1 या 2 नंबर से छटे हैं लोग, तो उनकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। उनका तैयार है, सिर्फ और सिर्फ उनको रिवीजन करना है। तो आप हिंदी के साथ साथ अपना जीएस पे भी फोकस करिए। जीएस में आप ये मान करके चलिए, आपको 22-23 नंबर हर हाल में लाने हैं। अगर आप 22-23 नंबर जीएस में ले आए और इधर 75-76 नंबर आ गए, तो करीब करीब आपके 97-98 नंबर बनेंगे। 22 से तो कम नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा जितने हो जाए उतना ज़्यादा और बेहतर रहता है। तो बस आज का जो वीडियो था वो इसी पे था। सिर्फ सब्जेक्ट को मत पढ़िए, जीएस को भी साथ लेकर के चलिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग टीआरई 3 या टीआरई 1 में
जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था वो कहीं ना कहीं जीएस से ही पिछड़ गए थे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी से हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि जो लोग हिंदी से होते हैं ज़्यादातर लोग उसमें ऐसे होते हैं कि उनका जो मैथ होता है वो कमज़ोर होता है। मैथ कमज़ोर होता है, वहीं पे जो लोग मैथ को अच्छा कर ले गए और जीएस अच्छा कर ले गए, तो उनके अगर 70 भी नंबर आ रहे हैं, हिंदी में आए थे और जीएस अच्छा चला गया, 30+ ही चला गया, 30 भी चला गया, तो उनका तो उतने में ही स्कोर हो गया। तो कहीं ना कहीं हिंदी वाले जो हैं, जो लोग बाहर गए 1 या 2 नंबर से, उनका कहीं ना कहीं जीएस ही कमज़ोर रहा है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पे भी फोकस करना है, क्योंकि जीएस अगर अच्छा हो गया, सब्जेक्ट तो करीब करीब सबका अच्छा ही होता है, और जीएस को भी आपको अच्छा करना है। तो बस यही बताना था कि सब्जेक्ट को आप 3 भाग में डिवाइड करके पढ़िए, क्योंकि व्याकरण भी छूटी ना रह जाए, आपका जो इतिहास है वो भी ना छूटा रह जाए, और जो आपका गद्य विधाएँ हैं वो भी ना छूटी रह जाए। और काव्य शास्त्र बहुत ही कम आता है, वो थोड़ा बहुत छंद वगैरह आते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो उसी में कवर हो जाता है व्याकरण का। और उसके बाद मतलब मैं जीएस के लिए तो मैं एक यही कहूँगी कि मैं जिस तरीके से जीएस पढ़ी थी वो आप लोगों से यही बताऊँगी कि आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। जो जो टॉपिक हैं पहले उन टॉपिक से ही आप कवर करिए, उन टॉपिक्स को ही कवर करिए जीएस में। कि जो टॉपिक अभी तक मतलब जब आप देखेंगे कि उसमें एक था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने क्वेश्चन आए थे। तो जो टॉपिक हैं उनको पहले कवर करिए, उसके बाद और आपको पढ़ना है या प्रैक्टिस करना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को आप कवर करेंगे। और व्याकरण की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बिहार में हो रहा है हिंदी का पेपर, इसमें व्याकरण सबसे ज़्यादा वासुदेव नंदन से ही आ रही है। वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन की जो बुक है उसमें से सीधे से सीधे क्वेश्चन उठा करके उसमें ज़्यादातर आपको मिलेंगे रखे हुए। ज़्यादातर 80 से 85% वासुदेव नंदन की जो बुक है उसी से ही आए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग अगर बुक लेना चाह रहे हैं, नोट्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुक लेना चाह रहे हैं तो वासुदेव नंदन की बुक ले लीजिए आप लोग, क्योंकि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तक जो पेपर हुए हैं उसमें आप देखिए कि वासुदेव नंदन से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आगे भी संभावना यही हम लोग कर सकते हैं कि वासुदेव नंदन से ही क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर तो कोई नहीं कह सकता, ना ही कोई जान सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे व्याकरण से क्वेश्चन आ रहे थे वासुदेव नंदन से, तो बस यही उम्मीद है कि वासुदेव नंदन से ही व्याकरण के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो जो लोग व्याकरण की बुक लेना चाह रहे हैं तो उनसे मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग वासुदेव नंदन की बुक ले लीजिए, क्योंकि व्याकरण के अगर आपके नोट्स हैं तो कुछ चीज़ें तो उसी में मिल जाती हैं। और उसका जो अभ्यास होता है, अभ्यास प्रश्न, वासुदेव नंदन की बुक लेंगे तो थ्योरी पढ़ने के बाद अभ्यास प्रश्न होता है। आप देखेंगे जो पिछले पेपर हुए हैं, अगर आपके पास वासुदेव नंदन की बुक है तो जो पिछले पेपर हुए हैं 1, 2 और 3, उसमें से आप देखेंगे जो अभ्यास प्रश्न हैं वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन उठा के रखे ज्यों के त्यों रखे हुए हैं व्याकरण में। तो आप लोग अगर बुक खरीदना चाह रहे हैं तो मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगी कि वासुदेव नंदन की बुक आप खरीद लीजिए। और आशा करते हैं कि जो TRE 4 आएगा आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आएगा, और जितने लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं सर सबकी मेहनत को सफल करेंगे और आपका भी रिजल्ट उसमें होगा और आपकी भी एक सीट होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पर भी फोकस करिए। और आज का वीडियो बस यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।